थ्रू प्लेन एरिया को डिस्कस करने के बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस कि क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह मालूम करेंगे। इसमें आपने देखा कि प्लेन सरफेस मैंने मुख्तलिफ ओरिएंटेशन पे रखा और फ्लक्स को मालूम किया। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें हम फ्लक्स किस तरह मालूम करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ही एक क्लोज सरफेस हो गया और इस क्लोज सरफेस के दरमियान हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर बात है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी, तो इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इसी तरह होगी। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर एक क्लोज सरफेस इसी तरह है कि अंदर से खाली है, मतलब हालो क्लोज सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली इस फार्मूले से मालूम कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, तो इससे हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो एरिया हमने डिस्कस किया है ये कोई प्लेन एरिया नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास कांस्टेंट हो। तो इसलिए हम इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली इस क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम नहीं करते हैं। उसके लिए हम कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं, कुछ स्टेप यूज़ करते हैं, उसकी मदद से फिर हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करेंगे। पहले क्या है, मैंने बताया कि इस टोटल क्लोज सरफेस में अगर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी, इस तरह पॉसिबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेन एरिया को उसके डिस्कस करने के बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दी क्लोज सरफेस कि एक सरफेस क्लोज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह मालूम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक क्लोज हालो सरफेस हो गया और इसके अंदर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो इस फ्लक्स को अगर हम डायरेक्टली इस फार्मूले से मालूम कर लें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इस मैथमेटिकल इक्वेशंस का जो कंडीशन मैंने डिस्कस किए थे वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और एरिया अप्रॉक्सीमेटली आपके साथ कोई प्लेन एरिया हो, तो तब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी। ठीक है, इसी वजह से हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कोई क्लोज सरफेस है, तो इसी बेस पर हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली फ्लक्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो क्लोज एरिया है इसको हम स्मॉल एरिया ऑफ द सेम साइज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास नंबर फर्स्ट स्टेप है, डिवाइड टोटल क्लोज सरफेस into small segments, या इसको हम पैचेस भी कह सकते हैं, पैचेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने एक एरिया आपके साथ ये वाला हो गया, स्मॉल एरिया आपने कंसीडर किया इस क्लोज सरफेस के, और इस एरिया को आपने डेल्टा A1 का नाम दिया। दूसरा जो एरिया आपने कंसीडर किया इस क्लोज सरफेस को आपने डेल्टा A2 का नाम दिया। मगर ये एरिया इस तरह होंगी स्टूडेंट्स कि आप इसको इस तरह डिवाइड करेंगे कि हर एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया की वैल्यू सेम हुई, ऑफ द सेम एरिया ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड जो हमारे पास इसकी एरिया है, स्मॉल एरिया जो हमने कंसीडर किया वो ए वाला है, और आखिरी जो एरिया है वो हमारे पास डेल्टा
ए एन होगी। ठीक है, तो डिवाइड द टोटल क्लोज सरफेस इनटू स्मॉल सेगमेंट्स और पैचेस, डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A2 और इसी तरह डेल्टा A3 और इसी तरह डेल्टा AN। और ये मैंने इसलिए किया कि टोटल क्लोज सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम नहीं होगी, मगर स्मॉल एरिया हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली इस टोटल स्मॉल एरिया में सेम होगी। तो इस स्मॉल एरिया पर अब हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हर एक एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, मिसाल पर तौर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसर्न करता है इस एरिया के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ कंसर्न करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने से पहले ये एरिया हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, मगर इस स्मॉल एरिया से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया बन जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 एरो से डिनोट करते हैं, जो स्मॉल एरिया 1 से पास होती है। और इसी बेस पर ये एरिया भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये डिस्कस करना है कि हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया स्मॉल एरिया 1 के साथ कंसर्न करता है, इन दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास किसके बराबर होगी, एंगल को थोड़ा सा डिस्कस करना है। ठीक, एंगल को अगर हम देखें तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन हो गया। तो इस प्लेन को आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो इस प्लेन को मैंने परपेंडिकुलर इसी तरह ड्रा किया। तो इस परपेंडिकुलर को हम वेक्टर एरिया के डायरेक्शन कहते हैं और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एंगल इन दोनों के दरमियान किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। यहाँ पर जो फील्ड एसोसिएटेड होता है, कंसर्न करता है एरिया 2 के साथ, तो वो हमारे पास इस तरह हो गया और ये वेक्टर एरिया बन जाएगा और ये एंगल भी 0 के बराबर होगी। इसी तरह थर्ड एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड करता है या कंसर्न होती है, वो हमारे पास E3 है और इन दोनों के दरमियान एंगल 0 के बराबर है। और इसी तरह जो लास्ट सेगमेंट है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसर्न करता है वो हमारे पास इसके बराबर हैं और ए वेक्टर एरिया के बराबर होगी और एंगल इस केस में भी 0 के बराबर हैं। मगर स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखें कि इस स्मॉल एरिया साइज में सारे बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, डेल्टा A1 की वैल्यू डेल्टा A2 की बराबर होगी, स्मॉल एरिया आपस में सेम होगी और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हर एक एरिया के साथ कंसर्न करता है, तो हर एक स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल दूसरे स्मॉल एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब सेम हो गया और एरिया भी सेम हो गया। तो दूसरा जो स्टेप है, the electric field concern with small areas या small segments या small patches are given। वो हमारे पास किसके बराबर हैं, E2 एरो, E3 एरो और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर लें, ये इनके बराबर हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एरिया भी हमारे पास एक प्लेन अप्रॉक्सीमेटली बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्लेन से इसी तरह है कि यूनिफॉर्म है। तो अब ये डिफिनीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसमें हम इस तरह करेंगे कि हर एक एरिया पर इस डिफिनीशन को सेपरेटली अप्लाई करेंगे और फिर टोटल को जमा करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट स्मॉल एरिया, वो हमारे पास मैथमेटिकली किसके बराबर होगी, पाई1 इज इक्वल टू स्मॉल एरिया नंबर पास का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है डॉट डेल्टा A1 एरो, इसके बराबर होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको चूँकि पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, तो इससे हम डॉट हटाते हैं तो ये हमारे पास cos थीटा के बराबर होगा और आपको पता है कि इसमें एंगल 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास आ गया पाई1 E1 डेल्टा A1 एरो और इसको आप इक्वेशन ए का नाम दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह जो स्मॉल एरिया है उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ।
वो हमारे पास बराबर होगी E2 डेल्टा A2 एरो। और इसी तरह तीसरा का जो फ्लक्स है वो हमारे पास बन जाएगा E3 डेल्टा E3, ठीक है। और इसको आप लेट सपोज इक्वेशन बी का नाम दें और इसको इक्वेशन सी का नाम दें। अब आखिरी स्मॉल एरिया का जो फ्लक्स है वो हमारे पास बन जाएगा पाई एन, तो ई एन डेल्टा ए एन। अब टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगी, ठीक है, और इसको आप इक्वेशन डी का नाम दें। टोटल फ्लक्स हमारे पास होगी, इस टोटल फ्लक्स को आप जमा कर लें तो टोटल फ्लक्स फाइनली बन जाएगा मैं इस तरह लिखता हूँ कि टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 और इसी तरह इसको कंटिन्यू कर ले पाई n इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू फुट कर लें, तो वैल्यू फुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा पाई 1 किसके बराबर है स्टूडेंट्स, पाई 1 हमारे पास बराबर है E1 डेल्टा A1, ये पाई 1 की वैल्यू हो गया। पाई 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स बराबर है E2 डेल्टा A2, पाई 3 की वैल्यू E3 डेल्टा A3, ठीक है। और लास्ट वैल्यू EN डेल्टा AN, ये आपके साथ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब इन टोटल फ्लक्स को मैं किस तरह ऐड करूंगा, तो हमारे पास इस तरह होगी कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल कांस्टेंट है थ्रू एवरी पेचेस, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स बन जाएगा। इस इक्वेशन में आप इस तरह कर लें कि ये इक्वेशन आप इस तरह लिखें, डेल्टा A1 दोबारा लिखें A2 प्लस A3 और लास्ट वाला डेल्टा AN। अब यहाँ पर मैंने ये बात बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारों एरिया से सेम होगी, क्योंकि इसको मैंने कंसिडर इस तरह किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक स्मॉल एरिया से सेम पास होगी। तो इसको आप पुट कर ले तो आपका टोटल फ्लक्स बन जाएगा E डेल्टा A1 E डेल्टा A2, ठीक है। और इसी तरह तीसरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डेल्टा A3 और लास्ट वाला जो हमारे पास है E डेल्टा AN, ये आपका लास्ट वाला फ्लक्स हो गया। अब स्टूडेंट इस तरह कर लें कि इस E को कॉमन लें, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 और इसको इस तरह कर ले, आखिरी जो एरिया है डेल्टा AN ये वाला बन जाएगा। अब इस सारे एरिया को स्टूडेंट्स मैं इस तरह ऐड करूँगा कि हमारे पास दो तरह के तरीके हैं हमारे पास फिजिक्स में समेशन के लिए, एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, और एक समेशन है। समेशन हम स्टूडेंट तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको उस तरह की वैल्यू को ऐड करना है जो होल नंबर में हो, डिस्क्रीट फॉर्म में हो, और जब आप वैल्यू जो उसको आप ऐड करना चाहते हैं अगर वो आपके साथ फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, तो आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन और इस पर लिमिट भी आप अप्लाई कर लें कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो एरिया की है वो 1 से शुरू होती है और आखिरी वैल्यू आपकी n के बराबर है डेल्टा AN, तो आपका टोटल फ्लक्स मैथमेटिकली इसके बराबर होगा। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू होती है, ठीक है, और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर ले जितनी वैल्यू भी सॉरी ये हमारे पास i के बराबर है i, और i की वैल्यू मैंने आपको बताया कि i की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर n तक पॉसिबल हैं, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन तो आप इसको इस तरह भी लिखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, अप टू n तक आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं इस लिमिट के मुताबिक। या आप इसको इस तरह भी लिखें, बाज़ किताबों में इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड समेशन
n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n डेल्टा ए n। इस तरह भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 से शुरू होती है अप टू n, तो ये दोनों हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? द इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं या ये वाला, दोनों आपके साथ ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, अब फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड न्यूट्रल फ्लक्स या जीरो फ्लक्स। अब सबसे पहला जो इसका फर्स्ट नंबर फ्लक्स है क्लोज सरफेस का, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फ्लक्स के लिए मैं एक क्लोज सरफेस को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव फ्लक्स इसी तरह है कि मिसाल पर तौर कुछ लाइन इस तरह है कि ये इस क्लोज सरफेस को एंटर होती है और कुछ लाइन इससे बाहर जाती है, ठीक है। मिसाल पे तौर अगर इसी तरह है कि आपके साथ इसके अंदर 3 लाइन जाती हैं और इससे आउटपुट में 4 लाइन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स, और एक हमारे पास आउटगोइंग फ्लक्स है, ठीक है। तो अगर आपके साथ किसी सी तरह है कि एंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद कम हो और आउटगोइंग की तादाद ज़्यादा हो, तो इस तरह के फ्लक्स को हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन राइज होता है कि एक्स्ट्रा लाइन कहाँ से आ गया है? तो इसका मतलब ये है कि ये जितने लाइन आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर आउटपुट में आपसे ज़्यादा लाइन बन गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, जिसकी वजह से कोई इजाफी लाइन पैदा हुआ है, ठीक है। तो व्हेन द नंबर ऑफ outgoing electric field lines are greater than incoming electric field lines, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स, कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फ्लक्स। और इस पॉजिटिव फ्लक्स को हम इस तरह भी लेते हैं कि चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास बराबर होगी π2 माइनस π1। तो इस केस में ये जो हमारे पास π2 है ये आउटगोइंग फ्लक्स है और π1 हमारे पास इनकमिंग। अगर ए वैल्यू ज़्यादा है और ए कम है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। और इस केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस केस में इस तरह होगी। केस नंबर 2 नेगेटिव फ्लक्स। अब नेगेटिव फ्लक्स हमारे पास क्या है? नेगेटिव फ्लक्स में इस तरह है कि मिसाल पर तौर ये कोई क्लोज सरफेस है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद ज़्यादा इंटर होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद एक हमारे पास इनगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद हैं और आउट में आपको कम मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लक्स को हम कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। व्हेन द नंबर ऑफ incoming
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are greater than outgoing card नेगेटिव प्लग्स। और इसमें भी मैथमेटिकली अगर आप इस वैल्यू को देखें तो पाई 2 की वैल्यू कम होती है और पाई 1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है? नेगेटिव। अब क्यों एक लाइन क्यों गायब होती है स्टूडेंट्स? का मतलब ये है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है जो इस एक लाइन को यहाँ पर ख़त्म करती है। इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज़ ए नेगेटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव प्लग्स। और जो तीसरा केस है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रल प्लग्स कहते हैं या ज़ीरो प्लग्स कहते हैं, तो उसमें जो लाइन एंटर होती है उतनी लाइन इससे बाहर जाएगी। तो इस केस में न कोई पॉजिटिव चार्ज होगी इस क्लोज सरफेस के अंदर, न कोई नेगेटिव चार्ज होगी। दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल प्लग्स। न्यूट्रल, या इसको कभी कभार हम ज़ीरो प्लग्स भी कहते हैं। मुख्तसर इसमें इस तरह होगी, अगर हम इसकी डायग्राम पे बात कर लें तो जिस तरह मैंने बताया कि जितने लाइन इसमें एंटर हुए हैं क्लोज बॉडी के अंदर उतने ही लाइन इससे बाहर गए हैं। तो रिजल्टेंट प्लग्स एट द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो लाइन इनकमिंग होती हैं, ठीक है, तो इसको हम मिसाल पर तौर दें कि ये 3 है और 3 इससे बाहर जाते हैं, तो रिजल्टेंट प्लस एट द क्लोज सरफेस इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें कहते हैं हम कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, when the number of incoming electric field lines दाची कल सेम शी outgoing electric field lines, तो इस तरह के प्लग्स को हम कहते हैं ज़ीरो प्लग्स। और इस केस में आपका इक्वेशन बन जाएगा पाई 2 माइनस पाई 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, कोई प्लग्स आपके साथ क्लोज बॉडी के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। और इसमें आप एज ए फाइनल ये कहते हैं कि नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन क्लोज सरफेस, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया क्लोज बॉडी के 3 टाइप प्लग्स, पॉजिटिव प्लग्स, नेगेटिव प्लग्स एंड ज़ीरो प्लग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।